हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 101 में और इकोलॉजी टॉपिक के सेकंड लेक्चर में। तो इकोलॉजी बेटा मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 10 क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और 100% NCERT आती है, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। यस बेटा, तो देखो अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लास्ट आपने डेफिनेशन पढ़ी थी पर्यावरण की, मौसम की और जलवायु की। तो बेटा देखो, पर्यावरण मैंने बताया था कि एक सजीव के चारों तरफ उपस्थित कुल परिस्थितियों का जो योग है, एक सजीव के चारों तरफ उपस्थित कुल परिस्थितियों का जो योग है। और अपन ने कहा था बेटा कि पर्यावरण जैव और अजैविक कारकों का सम्मिश्रण है, क्लियर, जो हर तरीके से अपन बात रहे कि सजीव को प्रभावित करता है। फिर अपन ने कहा था बेटा कि एक निश्चित समय और निश्चित जगह पर जो वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो क्षणिक परिवर्तन होते हैं, तापमान में, आर्द्रता में, इनमें, तो वो आपका मौसम होता है। और वो सारी बातें मैंने आपको बताई उससे रिलेटेड। और फिर अपन उस वायुमंडलीय परिस्थितियों का एक लंबा औसत ले ऋतु या वर्ष के अनुसार, तो वो क्या होती है, जलवायु होती है। यस बेटा, अब देखो, और फिर मैंने लास्ट लाइन आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि तापमान, टेम्परेचर और रेनफॉल दो महत्वपूर्ण कारक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। यस बेटा, अब देखो, आप समझ सकते हो कि पृथ्वी पर अलग अलग जलवायु कटिबंध हैं और आप अच्छे से जानते हो कि अगर अपन एक पृथ्वी को दीर्घवृत्ताकार माने, ग्लोब माने, तो दो चीज आपकी आती है बेटा। अभी आपको बताएंगे कि एक तो भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, तो अक्षांश के आधार पे जलवायु कटिबंध, और जैसा अक्षांश के आधार पर जलवायु कटिबंध होते हैं वैसे आप समझ सकते हो कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ दो चीज लेंगे, लैटिट्यूड अक्षांश और एल्टीट्यूड देशांतर। लेकिन पहले अपन बात रहे कि लैटिट्यूड के साथ साथ वही सारी बातें अपन करेंगे। तो देखो, अब अपन पढ़ते हैं जलवायु कटिबंध। तो अपन एक बात कहते हैं कि जो बेटा अक्षांशों के साथ साथ माध्य तापमान में बदलाव के आधार पर जो जलवायु कटिबंध होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि अक्षांशों के साथ साथ माध्य तापमान, है ना बेटा, अक्षांशों के साथ साथ माध्य तापमान में बदलाव के आधार पर, माध्य तापमान में बदलाव के आधार पर निम्न जलवायु क्षेत्र होते हैं, निम्न जलवायुवीय क्षेत्र होते हैं, है ना बेटा, या मुख्य जलवायु क्षेत्र इस प्रकार हैं, मुख्य जलवायु क्षेत्र इस प्रकार हैं। या फिर अपन लिखें बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर अलोंग विथ लैटिट्यूड, क्लियर। तो अपन कहें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन मीन टेम्परेचर, जो माध्य तापमान है, मीन टेम्परेचर। यस बेटा, मीन टेम्परेचर along with लैटिट्यूड, यानी अक्षांश, लैटिट्यूड। यस बेटा, 4 क्लाइमेटिक जोन, 4 सामान्यतः 4 क्लाइमेटिक जोन, 4 क्लाइमेटिक जोन have been recognized, 4 क्लाइमेटिक जोन have been recognized। ये आप समझ सकते हो कि वही बात कि अक्षांशों के साथ साथ माध्य तापमान में बदलाव के आधार पर निम्न जलवायु क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, कि तापमान का बदलाव, लेकिन किसके साथ साथ, अक्षांशों के साथ साथ। यस, तो आपको 4 क्लाइमेटिक जोन, जलवायु क्षेत्र पहचाने गए हैं। यस बेटा, तो देखो वो जो जलवायु क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान दे बेटा, सबसे पहले देखो अपन यहां पर इससे लें, जैसे ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अपन सीरियल नंबर ले लें, सीरियल नंबर ये लो जी,
उसके बाद अपन जोन, जोन का नाम क्या है? क्षेत्र। तो जोन का क्या नाम है? क्षेत्र क्या है? क्लियर बेटा? और फिर अपन बात रहे कि वो जोन किस अक्षांश प्रास में यानी लैटिट्यूड रेंज में आएगा। लैटिट्यूड रेंज यानी बेटा अक्षांश प्रास, अक्षांश प्रास, यस। और फिर अपन कहें कि मीन एवरेज टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर, जो माध्य तापमान है, औसत तापमान है, यस बेटा। और फिर अपन वहाँ कंडीशन दें कि भाई विंटर सीजन की वहाँ क्या कंडीशन है। विंटर सीजन मतलब शरद ऋतु, यस बेटा, शरद ऋतु। ये लो जी। अब बेटा जी आप ध्यान दो, सबसे पहले जैसे अपन बात करें कि फर्स्ट जो आपका जोन आता है यहाँ पर, फर्स्ट जोन वहाँ पर जो होता है वो आपका होता है बेटा ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन का जो अक्षांश विस्तार है यानी भूमध्य रेखा के जस्ट पास यानी 0 डिग्री से 20 डिग्री, तो इसका लैटिट्यूड है 0 डिग्री टू 20 डिग्री, ये 0 डिग्री से 20 डिग्री। और यहाँ का जो मीन टेम्परेचर बेटा 24 डिग्री से अधिक ही है, 24 डिग्री से ज़्यादा ही है। बात को समझ रहे हैं? यानी बेटा अपन बात करें कि 24 डिग्री से ज़्यादा ही है। और विंटर सीजन यहाँ नील, मतलब यहाँ शरद ऋतु नहीं आती है, शरद ऋतु नहीं आती है। तो आप समझें कि नील मतलब नहीं आती है। क्लियर? और बेटा आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के जस्ट पास है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये ज़्यादा आते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यस। ये बात हो गई। अब देखो अपन बात रहा कि सेकंड की बात यहाँ करें तो ये आपका होता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। तो बेटा देखो कि जो सब ट्रॉपिकल जोन होता है यानी उपोषण उष्ण कटिबंध, तो ये भी उष्ण कटिबंध का पार्ट होता है लेकिन थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल, यस। यानी यहाँ ये 20 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तक का आपका होता है। क्लियर बेटा? और आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो तापमान है, टेम्परेचर, वो अपन बात करें कि 17 से लेकर 24 तक ये वेरी करता है। और ये अपन बात करें कि यहाँ माइल्ड विंटर मतलब हल्की सी विंटर आपकी आती है, माइल्ड विंटर में हल्की सी विंटर सीजन आ सकती है। जो उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन होते हैं वो ज्यादा आते हैं यहाँ पर, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन। बात के समझे? तो ये पर्णपाती वन यहाँ ज्यादा आते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद में देखो जो थर्ड क्लाइमेटिक जोन है वो आपका है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन की बात करूँ बेटा मैं तो देखो शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। और आपको मैं बता दूं शीतोष्ण क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश। और यहाँ जो अपन बात रहा कि तापमान जो होता है वो अपन बात रहा कि 7 से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये जो टेम्परेट जोन होता है तो टेम्परेट जोन के अंदर विंटर होता है, बात को आप समझ रहे हैं, और विंटर सीजन अच्छे से होता है। और आप जानते हो कि इस टेम्परेट की ऊपरी सीमा जहाँ शंकुधारी वन आते हैं तो विंटर सीजन अच्छे से हैं, और जो ऊपरी सीमा है इसकी मैं बताऊंगा, तो वहाँ आप समझ रहे हो कि ओकेजनली, कभी कभी, ओकेजनली मतलब अवसर कभी कभी, ओकेजनली स्नोफॉल हो सकता है, बर्फबारी भी हो सकती है। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया टेम्परेट जोन। और फिर जैसे फोर्थ जोन है तो ये आपके होते हैं आर्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। तो ये आप जानते हो कि 60 डिग्री से 80 डिग्री अक्षांश के बीच। और यहाँ टेम्परेचर की मैं आपके सामने बात करूँ तो बेटा बिलो 7 डिग्री या 5 डिग्री से कम हो सकता है कि माइनस में भी चला जाए टेम्परेचर। तो यहाँ आप जानते हो बेटा कि दीर्घ शरद ऋतु, दीर्घ शरद ऋतु का मतलब हो गया प्रोलॉन्ग्ड विंटर,
प्रोलॉन्ग्ड विंटर हो गया और बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी, है ना, अपन कहें कि एबुडेंट स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा बर्फबारी यहाँ हो सकती है। जैसे अपन बात रहा कि जो टुंड्रा क्षेत्र होते हैं, बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे आपके क्लाइमेटिक जोन हैं। तो बेटा देखो ये आपके क्लाइमेटिक जोन हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने और क्लियर करूं। पहले जैसे बेटा मैं भूमध्य रेखा से आपको मैं बताऊं कि भूमध्य रेखा से अगर अपन ध्रुवों की ओर जाएं तो कैसे कैसे आपके जोन होते हैं, और फिर मैं उसको थोड़ा और आपके सामने क्लियर करूंगा। यस बेटा, तो ध्यान से सुने। देखो यहाँ अगर अपन मैं बात करूं कि यदि आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, इन अक्षांश विस्तार को बताते हैं, फिर मैं ग्लोब पर आपको पूरी भूमध्य रेखा और अन्य रेखाएं जो हैं उनको भी मैं प्रदर्शित करूंगा। तो ध्यान से सुनना, आपने ग्लोब देखा होगा। तो ये अगर अपन भूमध्य रेखा से, तो बेटा देखो यहाँ मैं मानूं कि बिल्कुल बीचों बीच ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री, यहाँ बता दूं मैं आपको कि ये बेटा बीचों बीच देखो ये आपकी भूमध्य रेखा है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 0 डिग्री अक्षांश है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है? इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करता है। यस बेटा, अब देखो बेटा कि ये भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करता है। और अब इसमें जैसे अपन मैं आपको सारे रेंज बताऊं कि ये सबसे निम्नतम अक्षांश है, निम्नतम सबसे लोवेस्ट, निम्नतम अक्षांश है लोवेस्ट 0 डिग्री अक्षांश। अब देखें 0 डिग्री से 20 डिग्री, 0 डिग्री से यहाँ अपन कहें कि 20 डिग्री। अब ये नॉर्थ है तो आप समझ रहे हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 20 डिग्री से 40 डिग्री, तो ये देखिए 40 डिग्री नॉर्थ, फिर 40 डिग्री से 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री नॉर्थ, और आप जानते हो 60 से 80, और इधर आपका आ जाएगा नॉर्थ पोल, जिसको आप कहते हो आर्कटिक। यस बेटा, और ऐसे अपन बात करें कि यहाँ से वही 0 से 20 डिग्री साउथ, ये साउथ हो गया, फिर 40 डिग्री साउथ, ये 40 डिग्री साउथ हो गया, फिर 60 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री साउथ हो गया, या इसी में अपन ले लें कि 80 डिग्री जो भी है, 80 डिग्री जो भी इसके आगे का पार्ट है 60 से 80। तो बेटा देखिए, चाहे आप इस भूमध्य रेखा से, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर चले जाएं, तो आपका ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल जोन है, स्पेशली यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध, है ना। अब अपन कहें यहाँ सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, और यहाँ अपन बात उठा कि टेम्परेट शीतोष्ण, और उसके बाद आप जानते हैं कि आर्कटिक जो भी है। ऐसे इधर अपन आ जाएं, वो वापस से वही क्या, ट्रॉपिकल, क्या बेटा, ट्रॉपिकल जोन। यस बेटा, उसके बाद देखो टेम्परेट शीतोष्ण, यस बेटा, और उसके बाद आप जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल, और फिर उसके बाद क्या, टेम्परेट शीतोष्ण। यस बेटा, और ये आपका अंटार्कटिक, ये बात को समझ रहे हैं। तो ये अपन बात उठा कि जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से ये पोल्स की ओर अपन, ये आपको जो जलवायु क्षेत्र बताए गए हैं। यस बेटा, अब देखिए अपन इनको थोड़ा सा नेक्स्ट और भी क्लियर करेंगे, बिल्कुल अपन सारी लाइंस को बताएंगे, और कौन सा क्षेत्र किस एरिया में आता है, और किस टाइप की वहाँ वेजिटेशन है, यानी वनस्पति का स्तर विन्यास क्या है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए बेटा, अपन इसको अगर और क्लियर करें तो आपके सामने इस प्रकार से कि पूरी अपन भूमध्य रेखा को और सबको अपन बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएं। तो बेटा देखो आपके सामने इस तरीके से आपका होगा, तो बेटा ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले अपन यहाँ कहा था कि यहाँ देखो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, यानी 0 डिग्री जो है ये, तो आपको पता है बेटा कि 0 डिग्री किसको शो करता है, तो 0 डिग्री किसको प्रदर्शित करता है, 0 डिग्री शो
इक्वेटर, यानी 0 डिग्री अक्षांश किसको शो करता है बेटा? इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को, है ना। और ये आप समझ सकते हो कि सबसे निम्नतम, निम्नतम का मीन हो गया कि लोवेस्ट लैटिट्यूड है, लोवेस्ट लैटिट्यूड है। तो मेरे बेटा देखिए, सबसे लोवेस्ट लैटिट्यूड, इससे निम्न और कुछ नहीं, सबसे लोवेस्ट लैटिट्यूड 0 डिग्री सो इक्वेटर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? भूमध्य रेखा को। क्लियर? अब जैसे बेटा आपने पृथ्वी ग्लोब देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री सो इक्वेटर, भूमध्य, निम्नतम लोवेस्ट लैटिट्यूड। अब इस भूमध्य रेखा से, जैसे इसको अपन ने भूमध्य रेखा दे दिया, क्लियर, निम्नतम लोवेस्ट लैटिट्यूड दे दिया, निम्नतम अक्षांश, निम्नतम अक्षांश दे दिया। यस बेटा। अब देखें, अपन बताते हैं कि इस 0 डिग्री से यहाँ 23 हाफ रीजन अपन ले लेते हैं, 23 हाफ। तो 23 हाफ अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो वहां पर एक रेखा गुजरती है, उसको आप कहते हो करक रेखा। क्या कहते हो? करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर यानी करक रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर यहाँ एक रीजन गुजरता है, उसको आप कह देते हो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। यस बेटा, क्लियर है। और इस 0 डिग्री अक्षांश से अगर अपन साउथ की ओर जाएं, तो वही अगर अपन कहें यहाँ पर कि वही 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एंड 23 हाफ डिग्री लैटिट्यूड जो है, लेकिन साउथ, दक्षिणी अक्षांश साउथ, तो ये आपकी होती है मकर रेखा। क्या होती है बेटा? मकर रेखा अपन बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। यस बेटा, क्लियर। और वही अपन बात रहे कि यहाँ पर आपका रीजन हो जाएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ। यस बेटा। तो देखिए कि ये जो बिल्कुल इस भूमध्य रेखा के एकदम पास वाला एरिया, ये जो एकदम निकट वाला एरिया होता है, ये उष्ण कटिबंधी होता है, लेकिन उष्ण वर्षावन होते हैं, उष्ण कटिबंध वर्षावन। फिर ऊपर का उष्ण कटिबंध पर्णपाती, जो अपन बात रहे कि 35-40 तक जाते हैं। और फिर आप जानते हो टेम्परेट जोन आता है, फिर उसमें शंकुधारी आते हैं, फिर पोल्स आते हैं। और आप कहोगे कि ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल है। ये क्या है बेटा? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, जो इसको आप कहते हो आर्कटिक। और ये अपन बात रहा कि आपका साउथ पोल है, जिसको आप कहते हो अंटार्कटिक। ये लो जी। यस। तो इसको अपन ने और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा कि इक्वेटर भूमध्य रेखा, सबसे निम्नतम अक्षांश 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री ये आपका रीजन हो गया। फिर आपका नॉर्थ पोल आ गया। इधर आप जानते हो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और 66.5 फिर आपका क्या हो गया? साउथ पोल आ गया। यस बेटा। अब आप ध्यान देना, इस 0 डिग्री से चाहे आप इधर नॉर्थ की ओर जाएं, ज्यादातर रीजन ये, और चाहे आप इससे ये साउथ की ओर जाएं, ये जो पूरा रीजन है, और इसके ऊपर तक 40 डिग्री तक वैसे तो होता है, 40 तक, तो इसको आप कहते हो ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मेन तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल जोन बोल दो आप तो उष्ण कटिबंध। हाँ, उसके ऊपर फिर सब ट्रॉपिकल आता है, उपोष्ण आता है ना, लेकिन ये आपका है उष्ण कटिबंध। और फिर सब ट्रॉपिकल, और ये जो रीजन होता है वैसे यहीं से अपन वो ओवरलैप ही करते हैं, यहाँ से ये जो रीजन होता है इसको आप कहते हो टेम्परेट रीजन। क्या कहते हो बेटा? टेम्परेट रीजन, यानी शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, है ना। तो निचला शीतोष्ण तो फिर ऊपरी शीतोष्ण में शंकुधारी आते हैं, ऐसे ही ट्रॉपिकल में सब ट्रॉपिकल आते हैं, जो आपको मैंने बताया था। यस बेटा। और ये अपन बात रहा कि ये इस साइड भी वो तो वही बात होगी कि ये यहाँ से ये टेम्परेट क्या हो जाएगा? टेम्परेट, टेम्परेट जोन। यस बेटा। अब बेटा देखो, बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि इसे अपन कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री से जो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये बेटा। आप समझ सकते हो, सॉरी यहाँ तक, यानी 0 डिग्री से जो नॉर्थ पोल तक है, ये आप समझ सकते हो कि नॉर्थन, मतलब कहते हैं ना उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जैसे ये जो आप जानते हो कि इस 0 डिग्री से ही
ये जो इधर साउथ पोल तक है ये आप समझ सकते हो कि साउथर्न हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है साउथर्न हेमिस्फीयर, इसको अपन बोल देंगे। बात को समझ रहे हो? अब बेटा जी देखो मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भूमध्य रेखा से यदि अपन पोल्स की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, यस बेटा, तो ये इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश को शो करती है ना, मतलब सबसे निम्नतम अक्षांश। तो आप ऐसे बोल दो कि निम्नतम अक्षांश से निम्नतम अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, यस बेटा। या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर आप जाते हैं तो आपको पता है कि तापमान जो एवरेज मीन टेम्परेचर है, माध्य तापमान है, टेम्परेचर तापमान, और इसके साथ वर्षा, रेनफॉल, वर्षा, है ना। और आप जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, क्योंकि ऊपर वनस्पति नहीं होगी तो जैव विविधता, अन्य जंतु भी नहीं होगी, जैव विविधता, तो ये सारे क्या होंगे बेटा? घटेंगे। यदि आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हो या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हो तो टेम्परेचर, चाहे अपन इसको दे सकते हैं मीन टेम्परेचर, माध्य तापमान, रेनफॉल और बायोडाइवर्सिटी क्या होंगे बेटा? डिक्रीज, ये घटेंगे। बात को समझ रहे हैं? लेकिन यदि बेटा आप अगर चाहे वो तो इस भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाओ और चाहे यहां अपन साउथ पोल की ओर आप जाओ, बात को समझ रहे हैं, तो टेम्परेचर, रेनफॉल और बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यस बेटा। और अगर मान लो तुम, ये तो ये लाइन हो गई, यस बेटा, और अगर मान लो तुम इधर ये जो पोल हैं, पोल्स, यहां पोल से तुम वापस किधर आते हो? भूमध्य रेखा की ओर आते हो। पोल से भूमध्य रेखा की तरफ अगर तुम आओ तो फिर आप जानते हो कि टेम्परेचर, रेनफॉल और जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। बात को समझे? अब बेटा देखो अपन बात करते हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन कि बेटा अगर अपन भूमध्य रेखा से उत्तरोत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो माध्य तापमान क्या होता है? घटता है। और सेम की सेम बात आपको बेटा समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर, यानी समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों के शिखर की ओर जाने पर भी सेम चीज आपको मिलती है। और वो कटिबंध भी आपको सेम मिलते हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण, उष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण, और उसके बाद में शंकुधारी, और उसके बाद में क्या? ध्रुव क्षेत्र। बात को समझे? यस बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यही बता दिया, और ये आपका आगे जाकर एक बायोडाइवर्सिटी चैप्टर आएगा। देखो बेटा यहाँ पहला चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट। अभी अपन बायोम पढ़ने के बाद ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। फिर आपका चैप्टर इकोसिस्टम, पारितंत्र, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, फिर एनवायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रदूषण वाले। बात को समझ रहे हैं? ऐसे 4 चैप्टर हैं। तो ये बेसिक आपका चारों जगह आपका काम में आएगा, और ये यहाँ बायोम में भी काम आएगा, जो ये चैप्टर और अगला चैप्टर, और हर जगह वर्ड काम में आएंगे, इसलिए मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। अब आपको मैं 2 चीज समझा देता हूं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है, और एक अपन बात बेटा कि ये अक्षांश क्या होता है। तो देखो बेटा मैं आपको यहां बता देता हूं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है और अक्षांश क्या होता है। यस बेटा। तो देखिए आप यहीं पे मैं लिख देता हूं, 2 चीज आपके सामने बेटा होती है। एक आपका होता है लेटीट्यूड, एक आपके सामने क्या होता है बेटा? लैटिट्यूड। ये 2 चीज आपके सामने होती है। एक चीज होती है बेटा लैटिट्यूड, तो यहीं समझ जाओगे अच्छे से। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश, अक्षांश। एक चीज बेटा आपकी होती है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होती है आपकी, वैसे ऊंचाई बोलते हैं या देशांतर भी बोल सकते हैं। ये 2 विस्तार हर जगह देखे जाते हैं। अब बेटा जी आप आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो देखो किसी भी स्थल की, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी स्थल की या किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की, स्थल की भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी, तो किसी भी क्षेत्र की भूमध्य रेखा से दूरी, ये तो होता है लैटिट्यूड, अक्षांश। ये अपन बात उड़ा कि क्या होता है? देशांतर, ऊंचाई। तो ये आपका क्या होता है?
किसी भी स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई, किसी भी स्थल की, सॉरी यहां मैं उसी पेन से लिख देता हूं, किसी भी स्थल की, ये दो आराम से, स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई। तो देखो बेटा ऐसे अगर बच्चा टॉपिक पढ़ लेता है तो वो समझ नहीं पाता है। ये दो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। अब सुन लो मेरी बात, जैसे किसी भी क्षेत्र की भूमध्य रेखा से दूरी, तो ये 0 डिग्री जो सबसे निम्नतम अक्षांश है, लोवेस्ट लैटिट्यूड। अब इस भूमध्य रेखा से चाहे 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री है, ऊपर पोल आ जाता है। या फिर अपने बताया था 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो वो इस भूमध्य रेखा से दूरी के हिसाब से, एक तरफ नॉर्थ पोल आता है, आप जब दिशाएं देते हो तो आप अच्छे से आप जानते हो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले आप दिशाएं देते हैं, तो बेटा आप जानते हो कि देखो इस 0 डिग्री से इधर आप दूरी पर जाते जाओगे तो उच्च अक्षांश, उत्तरी अक्षांश आते जाएंगे, उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, और इधर आप आते जाओगे तो उच्च अक्षांश आते जाएंगे और दक्षिण ध्रुव आ जाएगा। तो किसी भी क्षेत्र स्थल की भूमध्य रेखा से दूरी, ये तो आपके होंगे अक्षांश। और अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो आप जा रहे हैं निम्न अक्षांश से। अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, ध्रुवों की ओर, तो आप जा रहे हैं बेटा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश। बहुत काम में आएगा बेटा। अभी इसी चैप्टर में आगे आप अजैव कारक पढ़ोगे ना, तापमान, तो वहां ये लाइन लिख रखी है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओ, चाहे निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश, हाँ ना। तो ऐसे मान लो कि आप उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हो, तो फिर उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हो तो टेम्परेचर, रेनफॉल या बायोडायवर्सिटी क्या होंगे, डिक्रीज, घटेंगे। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्लियर। और अगर आप ध्रुवों से उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रहे हो, ध्रुवों से पोल से, ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हो, तो तापमान, रेनफॉल और बायोडायवर्सिटी क्या होंगे, बढ़ेंगे। मैंने बार बार बता दिया। अब बेटा देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई, देशांतर, किसी भी स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, बात को समझे। तो ये आपका होता है एल्टीट्यूड, है ना। और जैसे अपन बात रहे कि समतल मैदानों से या समुद्र तल से ऊंचे पहाड़ों की टोपियां, तो वो आपका होता है लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। यस बेटा, बोलो। अब सुन लो मेरी बात। अब एक बात बताता हूं बेटा मैं कि वनस्पति का प्रकार, जो वेजिटेशन का टाइप है, चाहे आप लो लैटिट्यूड से, वनस्पति का जो प्रकार लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मिलता है, वनस्पति का जो प्रकार, वो समान का समान प्रकार समुद्र तल से अगर अपन ऊंचाई की ओर जाएं, यानी हाई एल्टीट्यूड की ओर जाएं, तो सेम आपको मिलता है। यस बेटा। तो मैं इससे नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि यहीं पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि वनस्पति का क्षैतिज स्तर विन्यास, यानी क्षेत्रीय विन्यास, चाहे आप इस भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चले जाएं और चाहे आप समुद्र तल या समतल मैदान से ऊंचे पहाड़ के शीर्ष की ओर चले जाएं, तो आपको सेम प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी। यस, वो क्या मिलेगी बेटा, देखो ऐसे मिलेगी, बात को समझ रहे हैं। मैं एक ले लेता हूं यहां से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, तो वो आपका सेम जो वनस्पति का वितरण मिलेगा। तो बेटा देखिए वो कैसे, मैं आपको बता दूं, उसको आप कहते हैं क्षैतिज स्तर विन्यास, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन। तो वनस्पति के अलग अलग स्तर, आप बात को पकड़ गए क्या, कि वनस्पति का प्रकार जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मिलता है, वो समान का समान प्रकार आप अगर मान लो समुद्र तल से या कम ऊंचाई लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की ओर जाओगे, तो सेम का सेम बेटा आपको वही मिलेगा। उसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना बेटा। तो ध्यान से सुने, देखो माना अपन बात रहे कि अपन ये यहां पर मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश किसको प्रदर्शित करता है बेटा, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को। ये लो जी इक्वेटर को, सही बेटा। अब देखो
कि यदि अपन सबसे पहले इस भूमध्य रेखा के एकदम पास, इस भूमध्य रेखा के एकदम पास आपके होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी बेटा आपके होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। और अभी आगे मैं बायोम में जब वनों के प्रकार बताऊंगा तो इसके बारे में सारी विशेषताएं बताऊंगा। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य रेखा एकदम पास, चाहे ये रीजन हो नॉर्थ का चाहे साउथ का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सदा हरित है ना, पूरे वर्ष भर उच्च तापमान उच्च आर्द्रता रहती है ना, उच्च वर्षा वो तो रहती है। खैर ये लो जी, एक स्तर मिल गया आपको वेजिटेशन का, 0 डिग्री अक्षांश से बता रहे हो आप, ठीक है। आप आगे चलो, थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस, मतलब वही जो सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं ना, तो ट्रॉपिकल डेसिडियोस यानी बेटा जी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो एक सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या कुछ उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड यानी घास स्थल भी हो सकते हैं। यस बेटा, ये लो जी, ये दूसरा स्तर हो गया। फिर अपन बात करें अगला स्तर, ठीक है। अगला स्तर टेम्परेट फॉरेस्ट, चौड़ी पत्ती वाले वन, शीतोष्ण वन, ये चौड़ी पत्ती वाले या कुछ शीतोष्ण ग्रासलैंड भी हो सकते हैं। और इसी रीजन में कुछ मरुस्थल, डेजर्ट मरुस्थल भी बन सकते हैं। यस बेटा, तो ये आपका हो गया टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर अपन अगले स्तर पे चलें तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे कोनीफर्स फॉरेस्ट यानी ये शंकुधारी वन, जो नुकीली पत्ती वाले, सुई की आकारी पत्ती वाले कोनीफर्स, शंकुधारी वन। और फिर अपन आगे चलें तो आप जानते हैं कि ये आपका टुंड्रा रीजन आ जाएगा, आर्कटिक टुंड्रा, नॉर्थ पोल की ओर, क्योंकि अपन जा रहे हैं भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की ओर, है ना बेटा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया आपको भूमध्य रेखा के पास, फिर सब ट्रॉपिकल डेसिडियस, फिर टेम्परेट, फिर कोनीफर्स, और फिर आपने बता दिया टुंड्रा। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से, अगर आप इस भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हो तो ये टुंड्रा आपका क्या होगा बेटा, आर्कटिक टुंड्रा। क्या होगा बेटा, आर्कटिक टुंड्रा होगा। बात को समझ रहे हैं। तो ये बेटा जो वनस्पति का वितरण है, मैंने पहले भी कई बार आपको बता दिया। और ये वनस्पति के स्तर हैं, इसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन आप कहते हो, क्षैतिज स्तर विन्यास कहते हो, क्षैतिज स्तर विन्यास। और बेटा अभी आपने ये कहा कि भाई ये जो वेजिटेशन का प्रारूप जो आपको भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो मिल रहा है, चाहे आप भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाएं और चाहे भूमध्य रेखा से आप साउथ पोल की रहें, सेम का सेम क्षैतिज स्तर विन्यास। यदि आप मतलब वही समुद्र तल से, मतलब लोवेस्ट एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचे पहाड़ के शीर्ष हाईएस्ट एल्टीट्यूड की ओर जाते हो। बात को समझ रहे हो? बोलो बेटा आराम से। स्ट्रेटा, तो ये आपके हो गए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन। बात को समझ रहे हो? और आप जो एनसीईआरटी के अंदर बायोम का डायग्राम देखोगे उसके अंदर आपको परफेक्टली अक्षांश का ही बता रखा है और टेम्परेचर ले रखा है, लेकिन आपको वही देशांतर का एल्टीट्यूड का होता है ना, क्योंकि नीचे नीचे देखना टुंड्रा के 2 रूप लिख रखे हैं। आर्कटिक टुंड्रा लिखा है, एल्पाइन, वो एल्पाइन टुंड्रा भी देखना ऊंचाई वाला ही आता है। अभी मैं बायो में जस्ट पढ़ाऊंगा। बात को समझ रहे हैं आप बेटा? क्लियर? तो देखो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट, हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट अब बायोम। तो जियोम के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपको जो शुरू के अंदर ग्राफ दे रखा है वो कुछ बायोम की स्थिति आपको बता रखी है। और एनसीईआरटी ने बेटा कुछ लाइनें आपके सामने लिख रखी है। वो क्या लिख रखी है कि बेटा देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो घूर्णन है, घूर्णन और अपने अक्ष में झुकाव के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन और इसके अक्ष का झुकाव तापमान की तीव्रता और अवधि में वार्षिक परिवर्तन का कारण बनता है। और
तापमान की तीव्रता और अवधि में वार्षिक परिवर्तन का एक कारण बनता है, तो इसके फलस्वरूप कई सारी ऋतु, सीजन आपके सामने, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत, पतझड़, ऐसी कई सारी सीजन आपके सामने बनती है। और फिर बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि तापमान के अंदर जो वार्षिक परिवर्तन है, विभिन्नता है, वो आप समझ रहे हो कि तापमान की भिन्नता और साथ साथ में वर्षण होता है प्रेसिपिटेशन, वर्षण होता है प्रेसिपिटेशन, वो यानी रेनफॉल और स्नोफॉल, वर्षा और जो बर्फबारी, किसी भी रूप में पानी का आना, वो दोनों एक साथ मिलकर कुछ विशिष्ट जलवायु क्षेत्र या कुछ प्रमुख जीवोम, बायोम का निर्धारण करते हैं। यस बेटा। फिर अपन सीधी सी बात करते हैं बेटा कि बायोम है क्या। क्लियर बेटा। तो बायोम क्या है, तो अपन लिखेंगे सीधी सी बात बेटा कि ये पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र हैं, लार्ज रीजनल यूनिट, है ना बेटा। ये पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र हैं, यानी बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम। ये पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र हैं जिनमें औसत तापमान यानी मीन टेम्परेचर, माध्य तापमान, मीन टेम्परेचर, औसत तापमान, वह अपन कहें बेटा वार्षिक वर्षण का मीन क्या है, यानी जो अपन बात रहा कि जिसमें दोनों सम्मिलित होती है, रेनफॉल वर्षा और स्नोफॉल यानी बर्फबारी, जो यानी पानी का किसी भी रूप में पृथ्वी के ऊपर आना। तो आपने कहा ये पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र हैं जिनमें औसत तापमान, मीन टेम्परेचर या औसत वार्षिक, अपन वर्ष भर का लेंगे, वार्षिक तापमान, मीन एनुअल टेम्परेचर, वार्षिक वर्षण, रेनफॉल और स्नोफॉल। यस बेटा। और पादप और जंतु, पादप साथ साथ में फौना, पादप व जंतु जातियों के प्रकार निश्चित होते हैं, प्रकार निश्चित होते हैं। यस बेटा। मैं आपको बताऊं बेटा कि ये बहुत बड़े इकोसिस्टम है, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम बायोम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां वर्ष भर का जो औसत वार्षिक तापक्रम, एक कांस्टेंट जलवायु क्षेत्र, कांस्टेंट औसत वार्षिक तापक्रम और औसत वार्षिक वर्षण, यानी जिसमें आपका रेनफॉल और स्नोफॉल होता है, साथ साथ में वहां किस टाइप की वेजिटेशन होगी, वनस्पति फ्लोरा, पादप और जंतु जातियों के प्रकार भी निश्चित मिलते हैं, यानी वहां उसके अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं कि किस प्रकार की वनस्पति और जंतु वहां पर पाए जाएंगे। तो ये बेटा आप जानते हो कि बायोम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बायोम। यस। और फिर अपन कहें कि जैसे वर्षा है, तापमान है, अक्षांश बताया भी मैंने, है ना, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, जैसे ऊंचाई बताई मैंने, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड, ये सारे ये निर्धारित करते हैं कि उस जियोम की कितनी सीमा होगी, जियोम की प्रकृति और विस्तार कितना होगा। बात को समझो बेटा। तो आपको शुरू के अंदर एनसीईआरटी में जो ग्राफ दे रखा है उसमें कुछ बायोम बता रखे हैं, सही। अब देखो बेटा कि बायोम स्थलीय भी होते हैं, कुछ जलीय भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ स्थलीय बायोम के बारे में बात करेंगे। तो कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, यानी स्थलीय बायोम के प्रकार, स्थलीय बायोम के प्रकार। यस बेटा। तो देखिए स्थलीय बायोम के यहाँ पे प्रकार आएंगे, तो ये बायोम जो जीवोम होते हैं, इनमें कई सारे फॉरेस्ट यानी वन होते हैं, फॉरेस्ट वन, अभी बताऊंगा फॉरेस्ट के कई टाइप होते हैं। फिर अपन बात करें जैसे फॉरेस्ट के बाद अपन बात करते हैं ग्रासलैंड, जो घास स्थल हैं, ग्रासलैंड हैं घास स्थल, और अपन कहें डेजर्ट, जो मरुस्थल हैं,
और अपन कहें बेटा कि टुंड्रा, जो वहां टुंड्रा बायोम था, टुंड्रा बायोम, और समुद्री तटवर्ती क्षेत्र सी कोस्ट, सी कोस्ट, ये आपके होते हैं टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, स्थलीय बायोम के प्रकार। या देखो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन फॉरेस्ट से अभी अपन ने जो स्तर विन्यास भी बताया उसके अकॉर्डिंग, जैसे क्षैतिज स्तर विन्यास अपने बताया, तो देखो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास, भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में इन फॉरेस्ट के टाइप बता देता हूं। अब आपको सबसे पहले अपन फॉरेस्ट ही लेंगे और इनके टाइप बताता हूं। तो भूमध्य रेखा के जस्ट पास बताओ कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बोलो बेटा होते कि नहीं होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। और आपको जो एनसीईआरटी का डायग्राम दे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसके अंदर सबसे पहले वहां आप देखिए कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की एक लाइन बना रखी है, सही? तो एकदम इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। फिर देखो बेटा अपन थोड़ा सा उष्ण कटिबंध में आगे बढ़ते हैं, बात को समझ रहे हैं? तो जो नेक्स्ट आपके फॉरेस्ट होते हैं मैं आपको बता दूं, तो वो आपके होते हैं बेटा जो ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियोज फॉरेस्ट, यानी बेटा आपके होते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन या उपोषण, उपोषण वन, यही होते हैं, सही? अब आप समझें कि यहां इनके साइड में आप समझ रहे हो कि वो ये ग्रासलैंड, भाई कुछ ग्रासलैंड भी बन सकते हैं जो उष्ण कटिबंधीय भी हो सकते हैं ग्रासलैंड, बात को समझे? और फिर आप समझ सकते हैं, देखो इसके अंदर अपन नेक्स्ट वन लेते हैं, तो आपके होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं जो शीतोष्ण पर्णपाती होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, सही? टेम्परेट फॉरेस्ट। और टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद में आपके पास में आते हैं, आपने बताया था ना कोनिफर्स फॉरेस्ट, कोनिफर्स फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन। और इन शंकुधारी वन को अपन कहते हैं टेगा फॉरेस्ट, टेगा वन, टेगा फॉरेस्ट, यानी इनको बेटा अपन टेगा वन भी कहते हैं, जो नुकीली पत्ती वाले वन होते हैं, सही? अब देखो ये जो दो बायोम होते हैं, ये यहां ध्यान देना, ग्रासलैंड और डेजर्ट। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ ट्रॉपिकल के भी और कुछ टेम्परेट के भी कुछ अपन बात रहे क्षेत्र आपके बन जाते हैं ग्रासलैंड, क्या बन जाते हैं? ग्रासलैंड बन जाते हैं। और जहां मान लो कि मैंने आपको बताया था ना 23.5 डिग्री नॉर्थ करक और मकर रेखा, तो वहां कुछ लगातार अगर पानी की हानि हो, संसाधनों की हानि हो, तो डेजर्टिफिकेशन, तो कुछ मरुस्थल बन गए, डेजर्ट बन गए, बात को समझे? और ये कोनिफर्स फॉरेस्ट, टैगा, है ना? और उसके बाद अपन बात करें कि टुंड्रा, जो ध्रुव के क्षेत्र होते हैं, है ना, तो टुंड्रा हो गए। तो देखो बेटा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उसके बाद आपने बताया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या चैपरल अपन वन बोल देते हैं, सही? साइड में आप ग्रासलैंड और डेजर्ट वहां पर आपको दे रखे हैं, बात को समझे? और मैंने बताया कि ग्रासलैंड शीतोष्ण, वो उष्ण कटिबंध घास स्थल भी हो सकते हैं और शीतोष्ण भी हो सकते हैं, यस बेटा? फिर आप जानते हो जैसे ये आपका टेम्परेट कोनिफर्स फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, टैगा फॉरेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में आपका आ जाता है टुंड्रा, क्या आ जाता है बेटा? टुंड्रा। तो ये सारे अपन बात बेटा कि आपके क्या होते हैं? स्थलीय बायोम होते हैं, स्थलीय बायोम। अब अपन देखो सबसे पहले फॉरेस्ट पढ़ेंगे, तो फॉरेस्ट मैंने बता दिया, फॉरेस्ट में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो टाइप सबसे पहले आप फॉरेस्ट पढ़ोगे, और फॉरेस्ट में अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, यस? और फिर अपन इन फॉरेस्ट के सारे टाइप पढ़ लेंगे, फिर ग्रासलैंड पढ़ लेंगे, फिर डेजर्ट पढ़ लेंगे, और फिर अपन बात करें कि टुंड्रा, क्या बात कर लेंगे अपन? टुंड्रा, समझ रहे हो? और वहां ग्राफ में आप सारी बात देख लोगे। तो नेक्स्ट आप देखिए, तो अब देखिए बेटा फॉरेस्ट वन जो बायोम है प्रमुख, और उसमें सबसे पहले आपके हो गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इनकी लाइन होगी कि एकदम ये भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं, बिल्कुल इक्वेटर के सबसे पास ही होते हैं। तो भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास स्थित होते हैं, यस बेटा, एकदम इक्वेटर के पास।
और अपन कहें कि एकदम अब इक्वेटर के पास रहेंगे तो आपको मैंने सारी बात बता दी। देखो आ रही है ना काम में कि यहाँ इनमें हमेशा ही पूरे वर्ष भर ही उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर ही रहेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास तापमान क्या है, हाई है। फिर अपन क्रमिक रूप से ऊपर जाते हैं ध्रुव की ओर तो घटता है। तो इनमें हमेशा ही उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा यानी हाई रेनफॉल। अपन कहें बेटा कि हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल, ये इनमें पाया जाता है। यस बेटा। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज्यादा जो जैव विविधता होती है वो इन्हीं वनों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया कि पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है बेटा, सर्वाधिक जैव विविधता। यस। और फिर अपन कहें बेटा कि देखो इनमें 30 से 40 मीटर लंबे वृक्ष, लेकिन उससे पहले जैसे साग, फिर झाड़ी, फिर मीडियम, फिर ऊंचे वृक्ष, तो 30 से 40 मीटर लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। यस बेटा। लेकिन देखें कि वो लंबाई के अकॉर्डिंग है ना, इन वनों में पादप अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित होते हैं, है ना बेटा, लंबाई के अकॉर्डिंग अलग अलग स्तरों पे। जब नेक्स्ट चैप्टर अपने इकोसिस्टम चालू करेंगे तो वहां उसके शुरू के इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, लेकिन वो यहीं आप समझ पाओगे कि 30 से 40 मीटर लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में पादप अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित होते हैं। इसे स्तर विन्यास, जो समुदाय का गुण होता है, स्तर विन्यास, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। यस बेटा। और आपको मैं बता दूं कि 4 से 5 स्ट्रेटा, है ना, 4 से 5 स्तर पाए जाते हैं। उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग अपन वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, आप इसको कहते हो उर्दू स्तर विन्यास। वो तो क्या था, क्षैतिज अलग, ये आपका क्या है, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, ऊर्ध्व स्तर विन्यास। बेटा क्या है, ऊर्ध्व स्तर विन्यास। बात को समझे, क्लियर। तो फिर आप जानते हो कि विभिन्न स्तरों की उपस्थिति के कारण, इन्हें मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट मतलब बहुमंजिला वन भी कहते हैं। बहुमंजिला वन, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट, कई मंजिल। बात को समझो। ये बहुत घने जंगल होते हैं और इसलिए नीचे प्रकाश नहीं पहुंचता, और बहुत ही ज्यादा घने जंगल होते हैं और प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो आप जानते हो कि इनके अंदर जो वुडी क्लाइंबर, काष्ठीय आरोही लता, है ना बेटा, काष्ठीय आरोही लता यानी वुडी क्लाइंबर, जो बड़े वृक्षों से ऊपर चढ़ जाती है ना, लेकिन काष्ठीय आरोही लता, वुडी क्लाइंबर, लिनास, वह अधिपादप, जानते हो ना, आर्किड, अधिपादप, एपिफाइट्स पाए जाते हैं। ये इन वर्षा वनों की विशेषता है। यस बेटा। आप जानते हो यहाँ वर्ष भर तापमान 24 डिग्री से ज्यादा ही होता है। बात को समझ रहे हैं, यानी बेटा वर्ष भर यहाँ का तापमान 24 डिग्री से ज्यादा ही होता है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे 23 से 27 डिग्री, लेकिन 24 से ज्यादा ही रहता है। और यहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा है, एवरेज मीन रेनफॉल है, तो वो रेनफॉल यहां पर बेटा पाया जाता है, यानी
आप समझो कि 250 से 400 सेंटीमीटर, या 250 से 400 सेंटीमीटर, या 2500 से 4000 मिलीमीटर, ये यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, ये चीज रहती है। अब देखिए बेटा कि यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो स्तर विन्यास क्या होता है, कि देखो यहाँ जैसे सबसे पहले कुछ घास साख ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, साख फर्स्ट लेवल पे। उसके बाद में देखो बेटा सेकंड लेवल, यहाँ पर ऊंचाई के हिसाब से सेकंड लेवल स्टार्ट होगा, और सेकंड लेवल पे आप समझ रहे हैं कि ऐसे सर्ब, ये अपन बात रहा कि मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि जैसे फर्स्ट लेवल तो इसे फर या कुछ हर्ब या घास ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप जानते हो कि सेकंड लेवल, तो सेकंड लेवल पर यहाँ कुछ सर्ब जो झाड़ी प्रकृति, यानी ये हाइट के प्लांट ऐसे, ये प्लांट ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप जानते हो कि थर्ड लेवल जो मीडियम साइज ट्री होते हैं, मीडियम साइज ट्री होते हैं, तो ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे, थर्ड लेवल आपका हो गया। और फिर आप सेंटर पे चले जाओगे तो फोर्थ लेवल, तो मैंने कहा ना 4 से 5 स्ट्रेटा, यस बेटा, तो ऐसे अपन बात रहा है कि फोर्थ लेवल, और ये फोर्थ लेवल के ऊपर आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े वृक्ष जो मध्यम में होते हैं और बहुत घने होते हैं, तो फिर घने होते हैं तो जो काष्ठीय नीचे जड़ित, मर्दा में जड़ित ये कंठ लताएं हैं, इनके सारे ऊपर चली जाती हैं, बात को समझे, और अधिपादप इनकी शाखाओं पे पाए जाते हैं। तो देखो बेटा ये फर्स्ट लेवल हो गया, फर्स्ट लेवल, फिर ये सेकंड लेवल हो गया, सेकंड लेवल, फिर ये थर्ड लेवल हो गया, और ऐसे फोर्थ लेवल हो गया। और बेटा देखो कि ये किसके अकॉर्डिंग है, हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप क्या कहोगे, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन पाए जाते हैं, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, यस बेटा। अब तुम जानते हो भारत के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं भारत के अंदर, तो भारत के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार या वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार या वेस्टर्न घाट, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो पृथ्वी के सबसे बड़े वर्षावन है, अमेजन वर्षावन, जो आगे चैप्टर्स में आएंगे। तो ये आपके हो गए बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चैप्टर्स में जगह जगह पर आपका आएगा, बायोडाइवर्सिटी में रहसे, तो सारी बातें यहीं पे मैंने क्लियर कर दी है। और ये जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये आप 14वें चैप्टर में शुरू में इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, लेकिन वो बायोम में यहाँ क्लियर हो गया है, बात को समझे, तो वहाँ खैर दोबारा यस। तो ये मैंने आपको बायोम में फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का पहला टाइप आपको मैंने बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब अपन नेक्स्ट फॉरेस्ट देखते हैं, यस बेटा, तो ध्यान से सुने नेक्स्ट। हाँ तो बेटा जी देखिए आप कि नेक्स्ट फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो जैसे देखो ट्रॉपिकल के बाद आपके पास में था ट्रॉपिकल डेसिडियस, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या उपोष्ण। तो बेटा एक सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। देखो बेटा इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो अपन ने बताया था, वहां पर इस रीजन के अंदर आपको मैंने 17 से 24 बताया था, लेकिन अपन बात रही कि वेरी कर सकता है, कभी कभी 30 तक जा सकता है, लेकिन 17 से 24 डिग्री ये इनका आप जानते हो कि मीन टेम्परेचर, माध्य तापमान है, मीन टेम्परेचर। और अगर मैं यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, इन एवरेज रेनफॉल की बात करूं, तो वो आपका होगा बेटा, यानी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक प्रति वर्ष, जो एवरेज माध्य यहाँ का रेनफॉल है। और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो पर्णपाती वन है यहाँ पर, जैसे अभी मैंने बताया था वर्षावन, वहाँ तो डिप्टेरोकार्पस, होपिया ऐसे पादप होते हैं। यहाँ पर जो वेजिटेशन है मैं आपको बता दूं तो वो आपकी है मतलब जैसे साल है, टीक है ना, साल, टीक, तेंदू, ये वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ये आपका जो बी टाइप था फॉरेस्ट का। अब देखिए सी टाइप आपका है टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन। तो वैसे ही टेम्परेट जो शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं टेम्परेट, और ये पर्णपाती होते हैं बेटा, एक सीजन में पत्तियां गिर जाती है, तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन
और ये बेटा चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं ब्रॉड लीफ। आप जानते हैं कि बेटा यहां भी विंटर के बाद पतझड़ आता है, सर्दी के बाद पतझड़, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, ब्रॉड लीफ आपके होते हैं शीतोष्ण। यस बेटा। और यहां भी आप जानते हैं कि 20 से 30 मीटर लंबे वृक्ष, 20 से 30 मीटर लंबे वृक्ष होते हैं। तुम्हें पता है कि तापमान थोड़ा कम होता है ना बेटा, यानी इनके अंदर 7 से लेकर, अपन ने बताया था कि 60 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक औसत तापमान वर्ष भर का होता है। हल्की सी मतलब विंटर सीजन भी आती है ना, 7 से 20 डिग्री तापमान होता है और विंटर सीजन भी आती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर के लगभग। और जैसे चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति ओक होता है ना, ओक ये यहाँ पे पाई जाती है, जो टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, शीतोष्ण चौड़े प्रण वाले वन, हाँ है ना बेटा। और ओक की अनेक प्रजातियां इनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपके हो गए टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जो 4th टाइप है डी टाइप फॉरेस्ट का, वो आपका है कोनिफर्स फॉरेस्ट। कोनिफर्स फॉरेस्ट हो गए शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, आया ना बेटा। ये सदाहरित होते हैं, भी सदाबहार वन होते हैं, या तो वर्षा वन होते हैं, फिर ये सदाबहार होते हैं। कोनिफर्स फॉरेस्ट शंकुधारी वन, है ना। नुकीली पत्तियों वाले वन होते हैं ये, नुकीली पत्तियों वाले वन, यानी आपने पढ़ा होगा ना जिम्नोस्पर्म के अंदर, है ना, सुई के आकार की पत्तियों वाले, शंकुधारी, सुई के आकार की पत्तियों वाले वन होते हैं ये। यस बेटा, सुई के आकार की पत्तियों वाले ये वन आपके सामने होते हैं। कौन? कोनिफर्स। नुकीली पत्तियां, सुई के आकार की पत्तियां, सुच्चे आकार जो पत्ती होती है, सदाबहार होते हैं। और इसमें पाइनस है, एग्जाम्पल आपका आएगा पाइनस है, देवदार है, सिड्रस है, ये सारे अपन बात रहे जिम्नोस्पर्म ही है। और बेटा ये अत्यधिक ऊंचाई पर भी, ये स्पेशली ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर मिलने वाले, जैसे वो जिम्नोस्पर्म जानते हो ऊंचे पहाड़ों के सिर, ऊंचे पहाड़ों के ढलानों में हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन है, ऊंचाई पर पाए जाने वाले। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि अपने वैसे तो ध्रुव क्षेत्र तो है नहीं, तो अपने भारत में तो अगर ये है तो ऊंचाई पर ही है, एल्टीट्यूड के हिसाब से है। फिर किसके हिसाब से है? एल्टीट्यूड के हिसाब से। बात को समझे। इनका बेटा आप जानते हो कि जो टेम्परेचर है वो आप समझ रहे हो कि मतलब 6 से 15 डिग्री टेम्परेचर इनका एवरेज है, क्योंकि शीतोष्ण से ऊपरी क्षेत्र पे है। बात को समझे। और जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा, कभी कभी थोड़ा बहुत स्नोफॉल, यानी मतलब स्नोफॉल भी यहाँ पर हो जाता है, लेकिन जो वार्षिक यहाँ की वर्षा है वो 50 से 170 सेंटीमीटर पर ईयर। बात को समझे। कभी कभी अपन बात रही कि बेटा क्या हो जाता है, बर्फबारी भी हो जाती है, कि इससे जस्ट ऊपर आपके क्या देंगे, टुंड्रा। तो ये सारे आपके किसके टाइप हो गए? फॉरेस्ट के। अब देखिए अपन नेक्स्ट जो बायोम लेते हैं नेक्स्ट, तो वो आपके होता है ग्रासलैंड, यानी घास स्थल। तो कुछ घास स्थल की बात करूं मैं आपके सामने शॉर्ट में, है ना बेटा, क्योंकि आपके वो ग्राफ ही दे रखा है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड फर्स्ट फॉरेस्ट हो गया, उसके टाइप हो गए। सेकंड आपका हो गया ग्रासलैंड, घास स्थल, घास स्थल। यस बेटा। तो देखिए जो घास स्थल यहाँ पे पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं तो ग्रासलैंड बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के आपके ग्रासलैंड होते हैं, एक तो टेम्परेट होते हैं और एक आप समझ सकते हो कि टेम्परेट के बाद में जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल, दोनों टाइप के आपके पास में क्या होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं। बात को समझे। तो बेटा देखो घास स्थल और
मैंने आपसे बताया था कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण क्षेत्र में आपके बन जाते हैं। यस, तो अपन एक बात कहते हैं कि विस्तृत बिखरे हुए, ये विस्तृत बिखरे हुए घास के मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, और जिनमें अपन बात करें कि कहीं कहीं पर, जिनमें कहीं कहीं पर वृक्ष, बिखरे रूप में वृक्ष पाए जाते हैं। यस बेटा। और देखो मैंने आपको बताया था कि ग्रासलैंड दो रूप में होते हैं, ग्रासलैंड दोनों ही क्षेत्रों में बन सकते हैं। ग्रासलैंड जैसे ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध घास, ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल सवाना उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान, घास के मैदान। यस बेटा। और दूसरे आपके हो जाते हैं टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण घास के स्थल। शीतोष्ण घास के स्थल। यस बेटा। अब देखो अपन बात करें आपके सामने कि जो ट्रॉपिकल सवाना है, वेल्डिटस इनको अपन बोलते हैं, तो ये तो आप जानते हैं कि कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। सही। और इसके अलावा अपन बात करें कि कुछ टेम्परेट रीजन के भी आपके होते हैं, जैसे पेरीज होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। जैसे अपन बात करें बेटा कि पेरीज, पेरीज होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये आपके कुछ ग्रासलैंड होते हैं, पेरीज नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। और आप जानते हैं कि जनरली ट्रीलेस होते हैं, कुछ एक आधा वृक्ष मिल सकता है, और जो घास होगी वो पोएसी की होती है, लेकिन कुछ नॉन ग्रेमिनस मतलब लेग्यूम के भी हो सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अपन कहें बेटा कि पंपास, साउथ अमेरिका में पंपास होते हैं, कहाँ, पंपास साउथ अमेरिका में। तो ये आप समझ रहे हो कि ग्रासलैंड है। सही। और आपको ग्राफ में साइड में ग्रासलैंड, और आप जानते हो ग्रासलैंड को लंबे समय ओवरलैप करा रखा है, यानी ट्रॉपिकल रीजन से भी, टेम्परेट से भी, और कोनिफर तक टच कर रखा है, तो वो आपके क्या होते हैं बेटा, ग्रासलैंड होते हैं। इसके बाद देखो अपन नेक्स्ट जो बायोम अपन देखते हैं, तो वो आपके होते हैं डेजर्ट, मरुस्थल। तो जहां वर्षा का चक्रण बदल गया, या फिर पेड़ पौधों की कटाई कर दी, डिफोरेस्टेशन कर दिया, तो वहां आप जानते हो कि डेजर्टिफिकेशन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, और वो सूखे क्षेत्र बन गए, एरिड जोन। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि नेक्स्ट अपन आपके सामने लेते हैं डेजर्ट। यस बेटा। तो देखिए डेजर्ट क्या है, सीधी सी बात है, टाइप ऑफ बायोम में फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, और अब आपकी बात आ गई किसकी, डेजर्ट की, मरुस्थल की। डेजर्ट, मरुस्थल। तो बेटा देखिए कि जो मरुस्थल होते हैं, अपन कहेंगे कि पृथ्वी के अधिकांश मरुस्थल कहाँ कहाँ हैं, जो मैंने आपको भी विस्तार बताया था कि पृथ्वी के अधिकांश मरुस्थल किस किस के बीच बने हैं। अधिकांश मरुस्थल करक रेखा, करक रेखा व मकर रेखा, रेखा के बीच स्थित हैं, बीच स्थित होते हैं। यानी बेटा अभी मैंने आपको जब पूरा अक्षांश विस्तार बताया, तो 23 हाफ नॉर्थ, ये तो आपकी थी करक रेखा, और बीच में भूमध्य रेखा थी, और उससे 23 हाफ साउथ, ये आपकी थी मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही ये स्थित होते हैं, क्या बेटा, डेजर्ट। यस बेटा। इसके अलावा देखो मैं आपके सामने बात करूं कि ये जो डेजर्ट हैं, इनमें से मैं एग्जांपल की बात करूं तो कुछ तो आपके होते हैं हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। क्लियर। तो आप जानते हो जैसे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, है ना, लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। यस बेटा।
तो आप समझ सकते हो कि थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा है, और ये अपन बात करें कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। यस बेटा, ये तो आपके गर्म मरुस्थल है बेटा, गर्म हॉट डेजर्ट है। यस, और अपन बात करें कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जो ऊपरी क्षेत्रों में होते हैं कोल्ड डेजर्ट, तो ये आपके होते हैं जैसे गोबी, गोबी है, तिब्बत है, ये आपके कोल्ड डेजर्ट होते हैं। यस बेटा, और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो डेजर्ट होते हैं इनके अंदर अपन बात करें कि वर्ष भर गर्मी रहती है, बरसात तो बहुत छोटी सी, और विंटर सीजन में हाँ सर्दी भी अच्छी पड़ती है। तो देखो बेटा यहाँ स्नोफॉल तो होगा नहीं, वार्षिक वर्षा की जो एवरेज रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल, तो वो केवल और केवल 25 सेंटीमीटर से भी कम, वहां बता रखा आपको 25 सेंटीमीटर से भी कम। जैसे अपने पूर्वी राजस्थान जो जैसलमेर बाड़मेर वाला आप क्षेत्र देखते हैं ना, तो ये आपकी बात होती है डेजर्ट की। यस बेटा, तो ध्यान से सुनिए कि गर्म मरुस्थल थार और सहारा बहुत कम वनस्पति होती है, 3 प्रकार के पौधे होते हैं अल्पकालिक जीवन काल वाले, और जो सकुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं, मांसल मरुद्भिद नागफनी होती है, कैक्टस होते हैं नागफनी कैक्टस, ये वहां पर वनस्पति पाई जाती है, या कुछ छोटे खेजड़ी की तरह वृक्ष प्रोसोपिस समुदाय के, तो ये वहां पर आपके होते हैं। तो ये आपका हो गया क्या बेटा, डेजर्ट। अब लास्ट आपका जो बायोम है वो आपका है टुंड्रा। टुंड्रा क्या है, टुंड्रा, तो मेरी बात सुनना बेटा, टुंड्रा, टुंड्रा जो बायोम होता है मैं आपको बता दूं, तो टुंड्रा क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो उच्च अक्षांश पे हैं, यानी ध्रुव क्षेत्रों पर है ना टुंड्रा। और मैंने आपसे बताया था ना जो 60 से 80 डिग्री नॉर्थ, यानी वहां टुंड्रा की बात है। तो देखो इन टुंड्रा क्षेत्रों में इनमें वर्षण मतलब प्रेसिपिटेशन, वर्षण में दोनों आते हैं ना, वर्षा और स्नोफॉल, तो इनमें वर्षण का एकमात्र स्रोत बेटा, कि इनमें वर्षण का एकमात्र स्रोत क्या है, स्नोफॉल है। क्या बताओ, स्नोफॉल, यानी इनके अंदर केवल स्नोफॉल ही होता है, और लगातार स्नोफॉल होता है तो बर्फ की तह जम जाती है, मिट्टी सामान्य नहीं होती है ना। तो इनमें वर्षण का एकमात्र स्रोत स्नोफॉल है। और यहाँ की जो मैं आपको बता दूं, यहाँ की मृदा क्या कहलाती है, परमाफ्रॉस्ट। यहाँ की मृदा क्या कहलाती है बेटा, यहाँ की मृदा जो बर्फ की मोटी परत होती है, परमाफ्रॉस्ट कहलाती है ना बेटा। और ये 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है तो उसे टिम्बरलाइन, यानी वनस्पतिहीन क्षेत्र है। वनस्पतिहीन क्षेत्र, कोई वनस्पति नहीं होती है, वनस्पतिहीन क्षेत्र, वृक्ष तो कभी नहीं, कुछ मात्रा में लाइकेन मॉस हो सकती है, लाइकेन और मॉस हो सकती है। अब देखो वो लाइन वहां पर वापस काम में आएगी कि टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं, टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं बेटा, टुंड्रा बायोम 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है उत्तरी ध्रुव पर जो है आर्कटिक टुंड्रा, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाओगे तो उत्तरी ध्रुव पर है ना, ध्रुवों पर स्थित, उत्तरी ध्रुव पर स्थित, ये तो आपका हो गया क्या, आर्कटिक टुंड्रा। एक मैंने कहा था कि समतल मैदान से ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पे आप जाओगे, ऊंचे पहाड़ों शीर्ष पर, तो लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर बताया था मैंने, तो वो आपका होता है एल्पाइन टुंड्रा। तो मैंने कहा था ना सेम वनस्पति मिलेगी, एल्पाइन टुंड्रा। तो ये एल्पाइन टुंड्रा जो होता है ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर स्थित होता है बेटा, ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर। तो आपको वहां एनसीईआरटी में देखो ग्राफ में अब ये समझाने की बातें होती है, ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर स्थित। बेटा ढंग की बात समझाते हैं तो थोड़ा जोर आता है। आप तो मैं गारंटी चैलेंज देता हूं, जितने भी बाहरी छोरे पढ़ रहे हैं उनसे, आपके एनसीईआरटी के ग्राफ में वहां नीचे लिख रखा है आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। आप मतलब पूछ लेना कि क्या है आर्कटिक और एल्पाइन, क्या होता है। तो टुंड्रा आप भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाओगे तो भी टुंड्रा मिलेगा, और समतल मैदान से ऊंचे पहाड़ के शीर्ष में जाओगे तो भी टुंड्रा मिलेगा। तो ध्रुव वाला आर्कटिक टुंड्रा है और वो क्या है, एल्पाइन टुंड्रा। ये पूछ लेना, चैलेंज है मेरा। ये होता है थोड़ा समझो, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे एक एक शब्द पे एनसीईआरटी पे तो मजा आ जाएगा। यस बेटा। इसके बाद में मैं आपको बात करूं कि जो टुंड्रा होते हैं, तुषार भूमि, यानी बेटा जो टुंड्रा होते हैं वहां पर तुषार भूमि होती है, वनस्पति है ही नहीं, केवल लाइकेन मॉस है ना।
और एनिमल जो पोलर बियर ये पाए जाते हैं, और रेनफॉल तो होता ही नहीं है, मात्र वहां स्नोफॉल होता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये बेटा मैंने जलवायु क्षेत्र के हिसाब से सारे बायोम की मैंने आपके सामने चर्चा कर ली। और अब अपना जो चैप्टर है, अब एक और बता दूं कि जो बायोम है, जियोम है, मैं इनमें भी आपको एक बात बता दूं कि इन जियोम के अंदर भी एक लाइन दे रखी है, वहां पर क्षेत्रीय और स्थानीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। जियोम में भी क्षेत्रीय और आवासीय विभिन्नताओं के कारण वहां अपन बात रहा कि आवासों में व्यापक विविधता, यानी क्षेत्रीय और स्थानीय विभिन्नता, इंग्लिश में दे रखा लोकल और रीजनल वेरिएशन, ऐसी लाइन आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है। अब बेटा अपना चैप्टर यहाँ जो इंट्रोडक्शन, जो सारी बातें बायोम फायोम ये कंप्लीट हो गए हैं। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होगा जीव पर्यावरण, और अपन बेसिक यूनिट जो इकोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म, और वहां एनसीईआरटी लिख रखा है कि जीव के स्तर पर इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, क्योंकि एक जीव जनन करने के लिए और अपने आप को जीवन यापन करने के लिए ऐसे आवास का चयन करता है कि वो अच्छे से जनन कर सके और सरवाइव कर सके। तो वो आवास क्या है, आवास के घटक क्या होते हैं, और इकोलॉजी की जो सबसे बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी की जो सबसे बेसिक यूनिट है क्या बेटा, ऑर्गेनिज्म, यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी की आधारभूत इकाई जीव, ऑर्गेनिज्म। तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ऑर्गेनिज्म। फिर अपन कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जीव जिस आवास में रहता है, तो आवास की परिभाषा क्या है, उस आवास के दो घटक होते हैं, एजेव और जेव, और दोनों ही घटक इसको प्रभावित करते हैं, व्यष्टि को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को। बात को समझे? फिर एक जीव को जो एजेव कारक, प्रमुख एजेव कारक, जैसे जलवायु कारक, तापमान, वर्षा, जल, मृदा, इसके अलावा एडेफिक फैक्टर भी आएंगे, मर्दीय कारक भी आएंगे। तो कितने घटक हैं, यानी जो एजेव कारकों में कितने घटक हैं, वो कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, ये अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।